हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आज हम वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ण व्यवस्था क्या है, इसका उद्भव क्यों हुआ, यह भारतीय सामाजिक जीवन का आधार स्तंभ क्यों मानी जाती हैं, वर्ण व्यवस्था के स्वरूप में किस प्रकार के परिवर्तन वर्तमान समय में दिखाई देते हैं। वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जो वैदिक काल से लेकर आज तक किसी न किसी रूप में हमारे समाज का सबसे प्रमुख आधार रही है। यह वह व्यवस्था है जिसके अनुसार संपूर्ण समाज को 4 वर्णों में अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विभाजित किया गया। ये विभाजन क्यों किया गया, इसे जानने से पहले हम वर्ण का अर्थ देखेंगे। वर्ण का अर्थ, मीनिंग ऑफ वर्णास। वर्ण के शाब्दिक अर्थ को अनेक प्रकार से स्पष्ट किया गया है। प्रथम मत के अनुसार वर्ण शब्द व्र धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, वर्ण करना या चुनना। अन्य मत के अनुसार वर्ण का अर्थ व्यक्ति की वृत्ति अथवा व्यक्तियों का स्वभाव। इसका तात्पर्य है कि आरंभ में जिन व्यक्तियों के गुण अथवा स्वभाव एक दूसरे के समान होते थे, उनमें एक वर्ण का निर्माण हुआ। इसी प्रकार ऋग्वेद में बताया गया है कि वर्ण का अर्थ रंग से लगाया जाता है, श्वेत वर्ण और श्याम वर्ण, अर्थात गोरा और काला। प्रमुख समाजशास्त्री हट्टन और घुरिये ने इस तीसरे अर्थ को अधिक उचित माना। इसका उल्लेख ऋग्वेद में इस प्रकार किया गया है कि श्वेत वर्ण और श्याम वर्ण का आशय क्रमशः आर्यों और द्रविड़ों के लिए किया गया है। जब आर्यों ने द्रविड़ों पर विजय प्राप्त कर ली तो उन्होंने स्वयं को श्वेत वर्ण और द्रविड़ों को अपना दास बताते हुए श्याम वर्ण का कहा। वास्तव में वर्ण व्यवस्था का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा भारतीय समाज के सभी सदस्यों को उनके गुण और कर्म के आधार पर 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। अब इसका उद्भव क्यों हुआ? आरंभ में 4 वर्णों के निर्माण का उद्देश्य समाज का इस प्रकार विभाजन करना था जिससे सभी व्यक्ति अपनी अपनी सेवाओं के द्वारा बिना किसी संघर्ष और विवाद के समाज की प्रमुख आवश्यकताओं को पूरा करते रहें। इसलिए प्राचीन भारतीय मनीषियों ने मनुष्य की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को दृष्टि में रखते हुए सामाजिक विभाजन की एक सुनियोजित नीति को अपनाया। उस समय यह व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी, बल्कि उस समय जो व्यक्ति जिस कार्य को कर रहा था या उसकी कार्य करने की क्षमता के आधार पर ही वर्णों का विभाजन किया गया था। और उसमें ये क्लास भी जोड़ा गया था कि अगर कोई व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों से भिन्न व्यवहार करता है तो उसके वर्ण में भी परिवर्तन किया जा सकता है। और अधिक सरल रूप में कहा जा सकता है कि वर्ण व्यवस्था का आधार व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय से था। जो व्यक्ति शिक्षा, ज्ञान, धर्म और तप में अधिक निपुण थे उन्हें ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत रखा गया। जो व्यक्ति उत्साही, वीर, योद्धा और साहसी थे उन्हें क्षत्रिय कहा गया। जिन व्यक्तियों के पास व्यापार का विस्तृत ज्ञान था उन्हें वणिक अथवा वैश्य कहा गया। अंत में सेवा में कुशल व्यक्तियों को शूद्र कहा गया। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था को केवल व्यावसायिक विभाजन के आधार पर ही स्पष्ट किया जा सकता है। वर्णों की उत्पत्ति के सिद्धांत। वर्णों की उत्पत्ति के अनेक सिद्धांत हैं। विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इस संबंध में वैदिक युग से लेकर वर्तमान युग तक भिन्न भिन्न मत दिए जाते रहे हैं। वर्णों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ प्रमुख विचार इस प्रकार हैं। ऋग्वेद का परंपरागत सिद्धांत। ऋग्वेद हिंदू धर्म ग्रंथों में सबसे अधिक प्राचीन ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि 4 वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के विभिन्न अंगों द्वारा हुई है, अर्थात ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की, भुजाओं से क्षत्रियों की, जंघा से वैश्यों की और पैरों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है। साधारणतया इसी आधार पर
चारों वर्णों की उत्पत्ति एक अलौकिक शक्ति के द्वारा मान ली जाती है। वास्तविकता यह है कि ऋग्वेद का यह सूक्त विभिन्न वर्णों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति को ही स्पष्ट करता है। वास्तव में ब्रह्मा का तात्पर्य एक वृहत समाज से है जो सर्वशक्तिमान है। इस प्रकार ज्ञान, शक्ति, जीविकोपार्जन और सेवा, यही समाज की 4 प्रमुख आवश्यकताएं हैं और इन चारों कार्यों को करने वाले व्यक्तियों को ही क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र कहा गया। उपनिषदों का सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत। नेक्स्ट है वर्णों की उत्पत्ति का नेक्स्ट है उपनिषदों का सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत। उत्तर वैदिक काल में अनेक उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषदों में बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णों की उत्पत्ति का विवेचन मिलता है। इस उपनिषद में यह उल्लेख है कि ब्रह्मा ने एक साथ ही चारों वर्णों का निर्माण नहीं किया। सबसे पहले ब्रह्मा ने केवल ब्राह्मणों को जन्म दिया और केवल ब्राह्मणों के द्वारा सामाजिक जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा न कर सकने के कारण ब्रह्मा ने क्षत्रिय वर्ण की रचना की। लेकिन ब्रह्मा को इससे भी संतोष नहीं हुआ और इसलिए उन्होंने आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैश्यों को जन्म दिया और इन तीनों वर्णों द्वारा भी सभी कार्य पूर्ण न हो सकने के कारण अंत में ब्रह्मा ने शूद्र वर्ण की रचना की। इस सिद्धांत से यह भी स्पष्ट होता है कि आरंभ से ही चारों वर्णों का जन्म समाज की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हुआ। प्रत्येक वर्ण में अपने अपने कार्यों को पूरा करने की विशेष योग्यता थी। देन थर्ड है वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत। आधुनिक विद्वानों के विचारों के अनुसार आधुनिक विद्वान वर्णों के विभाजन में कर्म की प्रधानता को प्रमुख मानते हैं। वर्ण व्यवस्था की सामाजिक प्रकृति को देखते हुए आधुनिक विद्वान इसे एक सामाजिक नीति के रूप में स्पष्ट करने के पक्ष में हैं, एक अलौकिक व्यवस्था के रूप में नहीं। इन विद्वानों में डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर घुरिये के नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन का विचार है कि वर्ण व्यवस्था के पीछे यह भावना जरूर थी कि प्रत्येक व्यक्ति को एक विशेष वर्ण की सदस्यता देकर उसकी आनुवांशिक क्षमताओं का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। लेकिन इस विभाजन में बिल्कुल भी कठोरता नहीं थी। यह एक परिवर्तनशील व्यवस्था थी जिसमें अपने कर्मों और योग्यता के अनुसार व्यक्ति के वर्ण की सदस्यता में परिवर्तन भी हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल, मनुस्मृति में ऐसे अनेक शासकों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने अपने कर्मों के आधार पर वर्ण परिवर्तन किया था। जैसे विश्वामित्र को क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण वर्ण की सदस्यता प्रदान की गई। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भारत में वर्ण व्यवस्था ईश्वरीय नहीं बल्कि पूर्णतया मानव रचित है। यह व्यवस्था न तो पूरी तरह कर्म पर आधारित थी और न ही पूर्णतया जन्म पर। आरंभ में व्यक्ति का वर्ण उसके जन्म से निर्धारित होता था, लेकिन बाद में अपने कर्मों के अनुसार उसके वर्ण में परिवर्तन भी हो सकता था। लेकिन कालांतर में इसने स्थायी रूप ले लिया और यही जाति के रूप में विकसित हुई। विभिन्न वर्णों के कर्तव्य। अब विभिन्न वर्णों के कर्तव्य क्या क्या थे? ब्राह्मण वर्ण के कर्तव्य वेदों का अध्ययन करना, तप करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना आदि। क्षत्रिय के कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना, दान देना तथा यज्ञों को आयोजित करना। वैश्यों का धर्म पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, व्यापार करना। शूद्र वर्ण का धर्म उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना। अब है वर्ण व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व। वर्ण व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व ध्यान से देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था आरंभ में एक
व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक व्यवस्था थी, जिसका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करना था। वर्ण व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व इस प्रकार से है। नंबर 1, व्यर्थ के संघर्षों से छुटकारा। अतीत में इस व्यवस्था ने व्यक्ति के कर्तव्यों का निर्धारण करके उन्हें व्यर्थ की प्रतियोगिता और संघर्षों से छुटकारा दिलाया। यदि प्रत्येक व्यक्ति सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दे तो वह किसी विशेष व्यवसाय में विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता और इसके साथ ही विवादों को भी बढ़ावा मिलता है। इस व्यवस्था के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवसाय से संतुष्ट रहा और इसके फलस्वरूप समाज अनेक संघर्षों से बच गया। सेकंड है इसका महत्व, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। प्रत्येक समाज को व्यवस्थित रखने के लिए व्यक्तियों का बौद्धिक विकास करना, बाहरी आक्रमणों से समाज की रक्षा करना, व्यापार और वाणिज्य का विकास करना तथा सामान्य सेवाओं का प्रबंध करना आवश्यक होता है और वर्ण व्यवस्था के द्वारा ये चारों कार्य क्रमशः ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्यों तथा शूद्रों को दिए गए, क्योंकि इन सभी वर्णों में अपने अपने कार्यों को पूरा करने की विशेष योग्यता थी। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था को कार्यात्मक रूप से उपयोगी व्यवस्था कहा जा सकता है। शक्ति के संतुलन का आधार। नेक्स्ट है शक्ति के संतुलन का आधार। ज्ञान, शासन, व्यापार तथा श्रम समाज की मुख्य शक्तियाँ हैं। वर्ण व्यवस्था के द्वारा इन चारों मुख्य शक्तियों का वितरण 4 पृथक पृथक समूहों में कर दिया गया, जिससे समाज में शक्ति का संतुलन बना रहे तथा विभिन्न शक्तियों का एक विशेष समूह में केंद्रित न हो सके। नेक्स्ट है योग्यता में वृद्धि करने की प्रेरणा। जिस तरह स्थिर पानी गंदा हो जाता है और इसे स्वच्छ रखने के लिए इसमें प्रवाह बनाए रखना आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार समाज को प्रगतिशील बनाने के लिए उसके सदस्यों को अपनी योग्यता में वृद्धि करने की प्रेरणा मिलना भी आवश्यक है और यह कार्य वर्ण व्यवस्था के माध्यम से श्रम विभाजन करके किया गया। इसके द्वारा व्यक्तियों को अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार करने की छूट दी गई, अर्थात योग्यता और क्षमता में परिवर्तन होने पर वह अपना वर्ण बदल सकता था। इसी कारण बहुत से व्यक्तियों ने निम्न वर्ण में जन्म लेने के बाद भी अपने अच्छे कर्मों से उच्च वर्ण की सदस्यता प्राप्त कर ली। देन फोर्थ है योग्यता में वृद्धि करने की प्रेरणा। योग्यता में वृद्धि करने की प्रेरणा हो गया। वर्ण व्यवस्था के स्वरूप में किस प्रकार के परिवर्तन वर्तमान समय में दिखाई देते हैं? अक्सर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या आज भारतीय वर्ण व्यवस्था क्रमशः समाप्त हो रही है? अनेक विद्वान यह मानते हैं कि भारतीय समाज की संरचना में इतने व्यापक परिवर्तन हो गए हैं कि अब वर्ण व्यवस्था का परंपरागत रूप पूरी तरह समाप्त हो चुका है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में व्यक्तियों के गुण तथा स्वभाव के आधार पर विभिन्न वर्णों के कर्तव्य निर्धारित किए गए थे, लेकिन आज सभी वर्णों में सभी तरह के गुण और स्वभाव संबंधी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा औद्योगिकरण तथा नगरीकरण के वर्तमान युग में कोई भी व्यक्ति न तो किसी व्यक्ति के वर्ण को जानने का प्रयत्न करता है और न ही वर्ण धर्म से संबंधित कर्तव्य की पूर्ति की आशा रखता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समताकारी मूल्यों का महत्व सबसे अधिक है। लेकिन दूसरा विचार यह भी है कि भारत में वर्ण व्यवस्था का सैद्धांतिक रूप भले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन व्यवहारिक रूप से हमारा समाज आज भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जैसे 4 वर्णों में विभाजित है। साथ ही यह भी सच है कि विभिन्न वर्णों के बीच किसी तरह की उच्चता और निम्नता विद्यमान नहीं है, लेकिन परंपरागत मनोवृत्तियों के अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आज भी वर्ण विभाजन हमारे व्यवहारों को प्रभावित कर रहा है। इसके बाद भी यह सच है कि भारत में जैसे जैसे शिक्षा में वृद्धि होगी तथा समताकारी मूल्यों का प्रभाव बढ़ेगा,
वर्ण व्यवस्था से संबंधित मान्यताएं कमज़ोर पड़ती जाएगी। सो स्टूडेंट, इस प्रकार उपरोक्त अध्ययन से वर्ण व्यवस्था के बारे में कहा जा सकता है कि इसका उद्भव प्राचीन काल में सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्म के आधार पर समाज का सुनियोजित विभाजन कर सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संतुलन को बनाए रखना था, लेकिन कालांतर में वर्ण व्यवस्था का विकसित रूप ही जाति के रूप में दिखाई देता है। इन सब के बावजूद भी आधुनिक समाज में जैसे जैसे शिक्षा में वृद्धि होती जा रही है, कार्यों का विभाजन न ही कर्म के आधार पर और न ही जन्म के आधार पर हो रहा है, बल्कि वर्तमान समाज में श्रम विभाजन योग्यता के आधार पर हो रहा है। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।